हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। तो हम पढ़ रहे थे साउंड के अंदर जो भी टॉपिक्स थे, जैसे व्हाट इज़ साउंड, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोपेगेट होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स सब कुछ देख चुके हैं। अगर उनमें से कोई वीडियो आप नहीं देखे हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड चैप्टर का बैक एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। उन सारे क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस टाइम स्टैम्प पर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी क्या करती है? सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वैसे ही साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके आती है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके आती है, किसी भी एक एनर्जी को कन्वर्ट करके आती है। तो साउंड क्या है? साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि अगर एक टेबल को हम टैप करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो साउंड में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक बलून को जब प्रेस किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके शेप में चेंज होने के कारण। जब एक बलून है उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के कारण क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और यही फोर्स जब बढ़ा दिया जाता है तो यह ब्लास्ट किया मतलब जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी था वही कन्वर्ट होकर साउंड में बदल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर साउंड एनर्जी में बदली। इन सारे एग्जाम्पल्स से हम क्या समझे कि साउंड क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये क्या करती है? ये हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। हमें मालूम कैसे चलता है कि साउंड आ रही है? साउंड आने का मालूम इसलिए चलता है क्योंकि वो हमारे कानों में एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। इसके कारण पता चलता है कि साउंड आ रही है। तो साउंड की डेफिनेशन क्या है? साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ईयर्स में। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन में होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन भी कैसा? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन हमारा ऑसिलेशन भी होता है, लेकिन वहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे जो फ्रीक्वेंसी है टू एंड फ्रो मोशन का वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होने के कारण वहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन में होता है, जब हम इसको टैप करते हैं या क्लैपिंग होती है, या फिर जब हम किसी ट्यूनिंग फॉर्क को टैप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हर एक केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेशन में आता है। वाइब्रेशन में आने के कारण ही वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है एक एग्जांपल कि जब भी एक फॉर्क को हम स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। जब भी किसी सोर्स ऑफ साउंड से साउंड जनरेट होता है, उस समय जो साउंड का ट्रैवलिंग हो रहा है वो कैसे कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के फॉर्म में होता है, वो हमें बताना है डायग्राम के हेल्प से। इनिशियली मीडियम के पार्टिकल्स थे स्टेबल पोजीशन में थे। जब यहाँ से एनर्जी जनरेट हुई, डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो टू एंड फ्रो मोशन में आ गए। टू एंड फ्रो मोशन में आने के कारण ये अपने अगले सेट ऑफ पार्टिकल को स्ट्राइक किए। यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास भी टू एंड फ्रो मोशन आ गया, ये भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगे। लेकिन जैसे ही ये स्ट्राइक हुआ तो इस एक रीजन पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हुए मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन जनरेट हुआ। हाई प्रेशर रीजन जनरेट होने के कारण यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ी और इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं कंप्रेशंस। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये पार्टिकल स्ट्राइक किए, फिर ये क्या है, दोनों पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में है। फिर यहाँ के पार्टिकल आगे चले गए, ये पार्टिकल पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट ऑफ पार्टिकल क्या है, टू एंड फ्रो मोशन में है। तो जिस समय ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन से स्ट्राइक करके चिपक गए, उस समय पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हुआ। और जिस समय ये दोनों अलग हो गए, यहाँ के पार्टिकल्स आगे चले गए और ये सेट ऑफ पार्टिकल पीछे चला गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस रीजन में कम हुआ। कम होने के कारण उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेरिफैक्शंस बोलते हैं। और इसी तरह क्या होता है, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये डिस्टर्बेंस कंप्रेशन रेरिफैक्शन के सीरीज में आगे बढ़ते जाता है और वो लिसनर तक पहुंच जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही स्ट्रिंग के पास से दबाव आया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ मीडियम में, तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो कैसे
आगे बढ़ते जा रहा है सी और आर के सीरीज में और लिसनर के पास पहुंच जा रहा है। इसी चीज़ को डायग्राम की हेल्प से दिखाना है। आप चाहो तो इसमें 2 लाइन इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, उससे क्या है कि एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, किसी साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। तो हमने वेव का टाइप देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल है मीडियम का, उसके जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हमने देखा कि वेव है वो 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का, तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या कहता है कि अगर हमारे वेव का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर मीडियम का पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है, जैसे मान लिया वेव हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मोशन में है, तो उस वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और वही अगर मीडियम का पार्टिकल का डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, जैसे अगर वेव हमारे एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है लेकिन जो मीडियम का पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन में अप एंड डाउन मूव कर रहा है जस्ट इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो उस वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लेकिन जब हम बात करें अपने साउंड वेव की, तो साउंड वेव में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उस समय जो मीडियम के पार्टिकल में वाइब्रेशन, जो मोशन, जो टू एंड फ्रो मोशन आता है उसका क्या डायरेक्शन होता है, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है। वेव अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो मीडियम के पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन है और जो वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, इन दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होता है एक दूसरे के। इसके कारण साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि अ साउंड वेव ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन थ्रू अ मीडियम, कोई भी साउंड वेव जब वो मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो उस मीडियम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन में आते हैं, तो उनका क्या डायरेक्शन होता है, उनका डायरेक्शन होता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल होती है मीडियम के पार्टिकल का डायरेक्शन, इस कारण साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room। अगर आपका फ्रेंड एक डार्क रूम में बैठा है और वहाँ पे वो सारे बात कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के वॉइस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे आप एक गाना सुनते हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है। तो हम क्या जानते थे कि अगर कोई 2 साउंड या 2 से ज़्यादा साउंड जिसकी लाउडनेस सेम हो, जिसका पिच सेम हो, तो उस केस में हम साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, तो उसको आइडेंटिफाई करते थे हम टिम्बर से, जिस टिम्बर को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड भी बोलते हैं। टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, टिम्बर डिपेंड करता है सोर्स पे, कि सोर्स कैसा है, जो सोर्स का नेचर है उस पे डिपेंड करता है साउंड का टिम्बर। उसी टिम्बर के हेल्प से, उसी क्वालिटी के हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे फ्रेंड का वॉइस कौन सा है या फिर कौन सा साउंड या कौन सा गाना किस सिंगर ने गाया है, कौन सा साउंड गिटार से आ रहा है, कौन सा साउंड तबला से आ रहा है, कौन सा हारमोनियम से आ रहा है, कौन सा सितार से आ रहा है, कौन सा बांसुरी से आ रहा है। तो हर एक साउंड डिपेंड करता है, हर एक साउंड की क्वालिटी, उसका टिम्बर डिपेंड करता है उसके सोर्स के नेचर पे। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, क्वालिटी और टिम्बर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन, वाई। फ्लैश और थंडर एक साथ प्रोड्यूस होता है, फिर भी जो थंडर है वो हमें फ्लैश के दिखने के थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है। सपोज यहाँ पर फ्लैश और थंडर एक साथ प्रोड्यूस हुआ और यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। हमें पता है फॉर्मूला S इक्वल टू क्या होता है, UT। S क्या है, डिस्टेंस, U हो गया स्पीड और T क्या हो गया, टाइम। लेकिन इन दोनों केस में S क्या है, सेम है। S क्या हो गया, कांस्टेंट। S सब कांस्टेंट हो गया तो इनके बीच का रिलेशन क्या आएगा, जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा टाइम उसका कम होगा। इसका मतलब यही होगा कि U ज़्यादा तो टाइम कम।
तो ये जो हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है, ये टोटली डिपेंड किस पे किया, इन दोनों के स्पीड पे। अभी हमें मालूम है कि लाइट का स्पीड, लाइट का ट्रेवलिंग स्पीड और साउंड का ट्रेवलिंग स्पीड क्या होता है। बात करें अगर लाइट के स्पीड का, तो वो होता है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही जो हमारे साउंड वेव का स्पीड है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो इन दोनों के स्पीड में कितना डिफरेंस है। लाइट का जो स्पीड है, लाइट का स्पीड है वो यू ऑफ लाइट क्या है, वो मच मच ग्रेटर देन है यू ऑफ साउंड। लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण, जो लाइट का स्पीड के कारण टाइम की बात करें, क्योंकि हमारा जो स्पीड है और जो टाइम है वो एक दूसरे के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जिसका स्पीड ज़्यादा उसका टाइम कम। तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होने के कारण लाइट का टाइम टेकन कम साउंड के रिस्पेक्ट में। तो टाइम टेकन कम होने की वजह से जो हमें दिखता है फ्लैश, वो काफ़ी कम टाइम में दिख जाता है, यानी कि जल्दी दिख जाता है। यही कारण है कि जब भी बिजली चमकती है, जब भी थंडर होता है, उस केस में हमें फ्लैश पहले दिखता है लेकिन सुनाई बाद में देता है। क्यों? क्योंकि जो साउंड का स्पीड है वो विथ रिस्पेक्ट टू लाइट का स्पीड काफ़ी कम होता है। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही साउंड का स्पीड कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। जहाँ ये लाखों में होता है, यहाँ सिर्फ हंड्रेड्स में है। तो इतने डिफरेंस के कारण जो हमें साउंड है वो सुनाई बाद में देता है, लेकिन जो फ्लैश है, जो बिजली चमकती है, वो हमें पहले दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelengths of sound wave in air corresponding to these two frequencies? एक पर्सन है जिसका हियरिंग रेंज 20 Hz to 20 kHz तक होता है, तो इनका वेवलेंथ बताना है इन दोनों फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, और इसमें हमें स्पीड दे दिया है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है स्पीड का, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, v इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। इसी के हेल्प से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि किसकी वेवलेंथ कितनी होगी। दोनों केस में हमें v मालूम है, v है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों केस में हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फर्स्ट केस में 20 हर्ट्ज एंड सेकेंड केस में 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज 20,000 हर्ट्ज। सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देना है लेमडा इंटू न्यू। यहाँ से लेमडा फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, v डिवाइडेड बाई न्यू। v कितना है, 344 डिवाइडेड बाई न्यू 20 हर्ट्ज। इस केस में अगेन v इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। लेमडा का वैल्यू v डिवाइडेड बाई न्यू, v गिवन है, v है 344 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई न्यू, न्यू है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। यहाँ कैलकुलेट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17.2। इस केस में लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 17.2 मीटर। वही सेकंड केस में अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ हो जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हमें मालूम है, अभी हमने कैलकुलेट किए 17.2 इंटू 10⁻³ ये मीटर। तो ये वैल्यू किसका आ गया, लेमडा का सेकेंड केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 चिल्ड्रेन आर एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। एक एल्यूमिनियम रॉड गिवन है, इसके दोनों एंड पे 2 बच्चे बैठे हैं। उनमें से एक ने एक एंड पे स्टोन से इसको स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ जो साउंड जनरेट हुई, यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वो एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू भी ट्रैवल हुआ और एयर के थ्रू भी ट्रैवल हुआ। तो इन दोनों केस में जो टाइम लगा, उस टाइम का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ मालूम है कि इस रॉड का जो लेंथ है वो सेम है दोनों केस में। जो साउंड ट्रैवल कर रही है एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू और एयर के थ्रू, उन दोनों केस में हमारा लेंथ जो है वो सेम है।
हमें फॉर्मूला मालूम है, एस का फॉर्मूला होता है u इंटू टी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मालूम है, u इंटू टी, जिसमें u है स्पीड, t क्या है टाइम टेकन, t है टाइम टेकन। जिस केस में s सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए, तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, u जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। कहने का क्या मतलब है कि जिसका स्पीड ज़्यादा टाइम उसका कम लगेगा। तो इन दोनों केस में हमें स्पीड मालूम है, हमारे चार्ट में एनसीईआरटी के चार्ट में गिवन है कि जो स्पीड है साउंड ट्रेवल का एयर में वो है 346 मीटर पर सेकेंड। एंड वही अगर बात करें स्पीड, साउंड वेव का स्पीड एल्यूमिनियम में वो है 6420 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं दोनों के केस में अगर एस सेम है तो स्पीड एंड टाइम किस केस में, एल्यूमिनियम के केस में वो इक्वल हो जाएगा स्पीड एंड टाइम किस केस में, एयर के केस में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय अगर टाइम ऑफ एल्यूमिनियम करें तो स्पीड क्या होगा, इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय स्पीड इन एयर। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू हमें मालूम है। क्या मालूम है, एल्यूमिनियम में कितना है स्पीड साउंड का 6420 डिवाइडेड बाय एयर में कितना है 346 मीटर पर सेकेंड। जब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा निकल के आएगा 18.56 डिवाइडेड बाई 1। तो जो रेशियो निकला टाइम टेकन इन एयर इज टू टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम वो किसके इक्वल निकला, 18.56 इज टू 1 के रेशियो में आया। ठीक है, यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि जिसका स्पीड ज़्यादा है उसका टाइम कम लगा, है ना। मतलब क्या कि एल्यूमिनियम में स्पीड ज़्यादा होने के कारण एल्यूमिनियम में टाइम बहुत कम लगा। स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम के। स्पीड ज़्यादा टाइम कम। हमें वैसे भी मालूम है कि जो साउंड का ट्रैवलिंग का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, है ना। हमें स्पीड का रिलेशन मालूम है कि स्पीड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद किस में होता है, लिक्विड में, एंड उसके बाद गैस में। ये हम पढ़ चुके हैं और ये यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि डिस्टेंस अगर सेम है तो जो स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन आता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है फ्रीक्वेंसी और पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एक मिनट में कितनी बार क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट किया। तो ये जो 100 हर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या गिवन है, एक सेकेंड की गिवन है। एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, तो वो 100 टाइम्स हो रहा है। मतलब इनको अगर वर्ड्स में लिखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड ये कितना हो गया, 100। यही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही यही है कि एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ, कितना बार वाइब्रेशन हुआ। तो यहाँ एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 100, क्योंकि यही हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में। हमें मालूम है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये सिंपली क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। हमें कितना निकाला, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 60 इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 6000 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। यही पूछ रहा है ना। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट, हाउ मेनी टाइम्स, 6000 टाइम्स, सॉरी। तो ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। क्या साउंड भी लाइट के रिफ्लेक्शन का सेम लॉ फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। हमने देखा था लाइट के रिफ्लेक्शन का क्या लॉ होता है कि जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, और उस इंसिडेंस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों क्या होना चाहिए, पहली बात तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। ये एक रिफ्लेक्शन का लॉ था लाइट का। साउंड वेव का भी सेम टू सेम ऐसा ही था कि जिस प्लेन में साउंड वेव इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है
फिर इस इंसिडेंट पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों अगर सेम प्लेन पे हो, तीनों सेम प्लेन पे हो, तभी साउंड अच्छे से सुनाई देती है ना। हमने इसका एक एक्टिविटी भी देखा था कि एक टेबल पे दो पाइप लगा दिए गए हैं और एक पाइप के एक एंड पे एक घड़ी रखा गया और दूसरे एंड पे अगर लिसनर सुन रहा है और जब नॉर्मल से हम उस पाइप को थोड़ा आगे पीछे खिसका के देखते हैं तो जिस समय एंगल इक्वल हो जाता है, जिस समय एंगल इक्वल होता है उसी समय क्या होता है, लाइट वो जो साउंड है वो अच्छे से सुनाई देती है। साथ ही जो इंसिडेंट साउंड वेव है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो दोनों लॉ जो है वो सेम होता है लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ की जैसे। तो हम कह सकते हैं यस, साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज द लाइट डज। और यहाँ इस एक्टिविटी को हम बना सकते हैं, उस एक्टिविटी को बना के उसको एक्सप्लेन करके उसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि यस, साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, और उसके दोनों रूल को लिख देंगे। क्या? इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और जो नॉर्मल है वो तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। और सेकेंड लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्लेक्शन वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When a sound is reflected from a distant object and echo is produced, क्या कह रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से दूर के रखे ऑब्जेक्ट से कोई साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें इको सुनाई देता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम। कहने का क्या मतलब है कि जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और जहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को सेम रखा जाए। तो उस केस में डू यू हियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे, क्या हॉटर डे में इको साउंड सुनाई देगा? तो हम क्या जानते थे कि जैसे ही कोई साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गई और यहाँ से आई, तो इसके बीच का साउंड आने का टोटल टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, हियरिंग परसिस्टेंस है ना, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है। कहने का क्या मतलब कि एक साउंड हमारे ब्रेन पे कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक रहती है। 0.1 सेकेंड के पहले अगर कोई साउंड आती है तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन पर एक ही साउंड रहती है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस सेम है, जैसे यहाँ कोई साउंड प्रोड्यूस हुई, ट्रैवल करके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंची, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इको सुनाई दिया, कितने देर में सुनाई दिया? 0.1 सेकेंड में सपोज सुनाई दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये डिस्टेंस सेम है। सेम ही डिस्टेंस में अगर हॉटर डे में बात करें तो क्या ये इको सुनाई देगा? तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हॉटर डे में और विंटर डे में? फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस पे अपना इम्पैक्ट डालेगा? स्पीड पे, साउंड के ट्रैवलिंग स्पीड पे। हम क्या जानते थे कि जो साउंड का स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मतलब अगर हम टेम्परेचर मीडियम का बढ़ा देते हैं, है ना, मीडियम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो मीडियम में जो साउंड का ट्रैवलिंग का स्पीड है, जो स्पीड है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। जब स्पीड बढ़ जाएगा और डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो हमें क्या मालूम है, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख के आए हैं, S इक्वल टू यू इंटू टी। जब हमारा डिस्टेंस सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो स्पीड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के। जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। मतलब u ज़्यादा t कम, u बढ़ेगा टाइम कम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है इस केस में? सेम है, डिस्टेंस सेम है। हॉटर डे में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है। जैसे ही स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ने के कारण टाइम कम लगेगा। तो जो नॉर्मल डेज में इको ट्रैवल करके पास में आई एक पर्सन के पास, जहाँ से सोर्स, जिस सोर्स से साउंड जनरेट हो रही है, जैसे यहाँ पे खड़ा होकर कोई पर्सन हेलो बोला और वो हेलो उसको सुनाई दिया 0.1 सेकेंड में, वही हॉटर डे में क्या हो गया? साउंड ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल की, स्पीड बढ़ गई साउंड की स्पीड बढ़ी तो साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके कम टाइम में आ जाएगा। मतलब 0.1 सेकेंड से कम टाइम में आएगा। 0.1 सेकेंड से कम में आने के कारण क्या होगा? वो साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि ये हमारा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है। 0.1 सेकेंड तक एक ही साउंड रहता है। जिस समय वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है हेलो, वो हेलो उस पर्सन के ब्रेन पे कितनी देर तक रहेगा? 0.1 सेकेंड तक। लेकिन जब साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके उसके पास आएगी वो 0.1 सेकेंड से कम में आ जाएगी। कम में आने के कारण क्या होगा?
वो साउंड उसको सुनाई ही नहीं देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हॉटर डे में साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने के कारण टाइम ट्रेवलिंग कम हो जाएगा, और जैसे ही टाइम ट्रेवलिंग कम हुआ 0.1 सेकेंड से, तो इको सुनाई नहीं देगा। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि एज वी नो टू हियर एन इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। दोनों के बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए। एंड जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे। तो हॉटर डे में क्या होता है, जो स्पीड का है साउंड का वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो साउंड टाइम लेता है ट्रैवल होके वापस आने में, वो टाइम हमारा 0.1 सेकेंड से काफ़ी कम होता है। ये टाइम कम होने के कारण अगर सेम डिस्टेंस पे बात करें तो हॉटर डे में इको सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के रिफ्लेक्शन का 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़े थे, जिसमें से 2 बताना है, तो मैं ये 2 नोट की हूँ। एक है मेगाफोन, दूसरा स्टेथोस्कोप। आप और भी दे सकते हो, जैसे हमने साउंड बोर्ड पढ़ा था, कर्व्ड सीलिंग ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ कोई साउंड जनरेट हुआ, स्पीकर है, यहाँ साउंड जनरेट हुआ, तो साउंड कैसे ट्रैवल करती है? इसमें क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे टकराई, यहाँ से साउंड गई, यहाँ टकराई, नीचे आई, फिर यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, है ना, रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर आगे निकल गई। यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हर एक टकराने के बाद इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? साउंड की लाउडनेस बढ़ जा रही है। हम क्या जानते थे? लाउडनेस किससे रिलेट करता है? एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर एक बार टकराने के बाद साउंड वेव का क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण इसमें लाउडनेस बढ़ जा रही है। मतलब पहले अगर ये साउंड अगर पास के बैठे ही कुछ लोगों को अगर सुनाई दे रहा है, यहाँ पे मान लो कि सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ लोग बैठे हैं, और अगर ये मेगाफोन का यूज़ ना किया जाए, तो हो सकता है कि ये साउंड जो है सिर्फ फर्स्ट रो तक ही सुनाई दे। लेकिन जैसे ही मेगाफोन का यूज़ किए, मेगाफोन में क्या हो रहा है? साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण साउंड वेव का क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण साउंड की लाउडनेस बढ़ जा रही है, और इसलिए लाउडनेस जब बढ़ गई तो साउंड ज़्यादा दूर तक सुनाई दिया। इतना ही नहीं, क्या होता है कि ये साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद एक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ जाती है। वही अगर ये कॉनिकल शेप नहीं होता तो क्या होता है, जो भी स्पीकर से साउंड जनरेट होकर आता है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती। वो साउंड हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने के कारण इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, और जिस ऑडियंस तक हम पहुंचाना चाहते हैं साउंड को, वहाँ साउंड प्रॉपर लाउड में नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मेगाफोन का यूज़ किया जाता है। मेगाफोन क्या करता है, साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिधर हम टारगेट करना चाहते हैं वहाँ साउंड को पहुँचाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि साउंड प्रॉपर लाउड सुनाई देता है। इस तरह से साउंड वेव के मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मेगाफोन में यूज़ होता है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है कि जब हार्ट बीट यहाँ पे आती है, तो ये साउंड यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के कारण, इसके वॉल से रिफ्लेक्ट होने के कारण उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ा तो उसके साथ साथ साउंड की लाउडनेस इंक्रीज हो गई। लाउडनेस इंक्रीज हो गई तो उसको जो डॉक्टर है वो क्लियरली सुन पाते हैं। तो यहाँ भी किसका यूज हो रहा है? ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का ही यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। जैसे यहाँ पे एक टावर है, इस टावर का हाइट दिया हुआ है 500 मीटर। इसके टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। जिस समय इसको ड्रॉप किया गया उस समय उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि हम इसको सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, कोई स्पीड दे नहीं रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। अब पूछ रहा है कि व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। तो जैसे ही इसको ड्रॉप किए तो यहाँ पे आवाज़ हुई कुछ टक। आवाज़ जो है इस पे कब सुनाई देगी, कितने देर में सुनाई देगी, ये हमें निकालना है। तो आप एक बात बताओ, जैसे ये मान लो पॉन्ड है, इसके बेस में पॉन्ड है, तो सबसे पहले ये क्या होगा? स्टोन यहाँ पहुँचेगी, है ना, यहाँ पहुँची मतलब यहाँ पे टकराई, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, कुछ साउंड जनरेट हुआ, और ये साउंड वापस यहाँ तक पहुँची, तब जाके यहाँ सुनाई देगा। कहने का क्या मतलब कि यहाँ कौन कौन सा टाइम होगा? एक वो टाइम जिसमें स्टोन इस पोजीशन से, इसके टॉप से इसके बॉटम तक आई, मतलब पॉन्ड तक पहुँची, और दूसरा कौन सा टाइम? साउंड यहाँ से जनरेट होके यहाँ तक पहुँची। तो दोनों टोटल टाइम कितना हुआ, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है।
द टोटल टाइम फॉर द स्प्लैश टू बी हर्ड, वो किसके इक्वल होगा? 2 टाइम के इक्वल। कौन सा टाइम टेकन? पहला तो ये स्टोन यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लिया है ना, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉन्ड, पॉन्ड तक पहुँचने में स्टोन को कितना टाइम लगा, प्लस साउंड यहाँ से जनरेट होकर जो यहाँ पहुँची है ना, प्लस टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द टॉप, टॉप पे ही सुनाई देना है ना यहाँ तक। तो ये 2 टाइम हमें कैलकुलेट करना है। इस टाइम को सपोज हमने T1 ले लिया, इस टाइम को T2 ले लिया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। हमें यही तो कैलकुलेट करनी है, T1 प्लस T2 कैलकुलेट करना है। तो पहले केस में हम कैलकुलेट करते हैं T1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। T1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम केस 1 T1। T1 के लिए हमें क्या मालूम है? G गिवन है, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड क्या है? 0, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 500 मीटर, जो हाइट है जहाँ से इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। टाइम हमें मालूम नहीं है, T1 हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल टू ut प्लस हाफ GT, AT स्क्वायर। एक की जगह हम क्या देंगे यहाँ? G, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ GT स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। U का वैल्यू क्या है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? हाफ 10 T स्क्वायर, T1 स्क्वायर। S का वैल्यू कितना गिवन है? 500। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? T1 स्क्वायर इक्वल टू 500, ये यहाँ चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10। T1 कितना आया? रूट अंडर 5 2 जा 10, 100 हो गया। यहाँ से कितना T1 निकल के आया? 10 सेकेंड्स। T1 मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए? T2। T2 कौन सा टाइम है जिसमें साउंड टॉप तक रीच करती है? तो क्या कैलकुलेट करेंगे? केस 2 T2। T2 के लिए क्या क्या मालूम है हमें? S मालूम है 500 मीटर, U गिवन है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। और T हमें कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? S इक्वल टू ut। यहाँ से T क्या आ जाएगा? S डिवाइडेड बाई U। S गिवन है 500 डिवाइडेड बाई 340, ये वैल्यू आया T2 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.47। T2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 1.47 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या निकलेगा? T1 प्लस T2। इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा T टोटल। T टोटल इक्वल टू क्या होगा? T1 प्लस T2, दैट मीन्स 10 सेकेंड्स प्लस 1.47 सेकेंड इक्वल टू 11.47 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। यानी 11.47 सेकेंड में ये साउंड, ये स्प्लैश यहाँ सुनाई देगी। ये कौन कौन सा टाइम होगा? टाइम, वो टाइम जिसमें स्टोन यहाँ से ड्रॉप हुई पॉन्ड के पास और फिर यहाँ जो साउंड जनरेट हुई और ये साउंड वापस यहाँ तक पहुँची। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड if its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? हमें क्या क्या गिवन है? स्पीड गिवन है और क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है। पूछ क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि क्या ये ऑडिबल है। तो ऑडिबल होने के लिए हमें रेंज मालूम है। कितना रेंज होना चाहिए? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यही हमारा ऑडिबल रेंज होता है। मतलब अगर कोई साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में लाई करती है तभी वो साउंड वेव हमें ऑडिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है स्पीड का, v इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू न्यू, जिसमें लेमडा क्या है? वेवलेंथ, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। वैल्यू पुट कर देंगे। v का वैल्यू कितना है? 339
इक्वल टू लेमडा का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर है ये, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम पुट करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू न्यू, यही फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 339 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू न्यू। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगा 226 आएगा। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 226 100, ये हर्ट्ज हो गया। ये 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज है ना। तो ये वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है, मतलब जो हमारा न्यू निकल के आया न्यू वन वो ग्रेटर है किससे, न्यू ऑडिबल रेंज से। इस कारण ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडिबल नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, नो दिस साउंड वेव विल नॉट बी ऑडिबल एज द रेंज ऑफ हियरिंग इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ओनली। जो हमारा रेंज ऑफ हियरिंग है या ऑडिबल रेंज है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो क्या है, वो इस गिवन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, इसकी रेंज क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये जो साउंड वेव है ये हमें सुनाई नहीं देगी, ये ऑडिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चन है कि रिवर्बरेशन क्या है। रिवर्बरेशन साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही एक टाइप है। वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो कि हमारे कमरों में होता है, बिग हॉल्स में होता है, मतलब जहाँ के जो सोर्स है जहाँ साउंड जनरेट हो रहा है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब 17.2 मीटर से कम हो, उस केस में जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था इको में हमने क्या पढ़ा था कि जो सोर्स है और वहाँ से जब साउंड जनरेट होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुँचता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होता है 17.2 मीटर का होता है। इतने डिस्टेंस पे जो साउंड जनरेट होता है उसे इको कहते हैं, और इसका टाइम 0.1 सेकेंड होता है जाके साउंड के वापस आने तक में। लेकिन बात जब रिवर्बरेशन की करें तो साउंड के ट्रैवलिंग का टाइम भी कम होता है 0.1 सेकेंड से, और डिस्टेंस भी 17.2 मीटर से कम होता है। तो इस टाइप का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। इसमें कोई भी साउंड पूरा सुनाई नहीं देता जैसे कि इको में सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर साउंड जो हेलो बोला तो प्रॉपर हमें सुनाई दिया। लेकिन रिवर्बरेशन में अगर कोई साउंड जनरेट हो रहा है हेलो, तो हेलो ना सुनाई दे के वो क्या सुनाई देता है, ओ ऐसे साउंड जनरेट होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं वर्ड्स में। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल। एक बिग हॉल में साउंड का परसिस्टेंस बाई रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ द हॉल। उस हॉल के सीलिंग, वॉल्स और फ्लोर से जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके कारण जो साउंड का परसिस्टेंस होता है उस हॉल, तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे एक कमरे में एक पर्सन ने एक साउंड जनरेट किया हेलो, तो उसको हेलो ना सुनाई दे के ओ कमरे में जो गूंजते रहती है साउंड, तब तक गूंजती है जब तक कि वो नो लॉन्गर ऑडिबल, मतलब सुनने लायक रह ना जाए, तब तक वो साउंड जो उसमें गूंजती रहती है उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर से काफ़ी कम होता है, और जो साउंड ट्रैवलिंग भी है ना उसका भी टाइम 0.1 सेकेंड से बहुत कम होता है। एक पर्सन जब साउंड जनरेट किया और वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस उसके पास आई, तो टोटल जो टाइम लगा वो टाइम 0.1 सेकेंड से काफ़ी कम होती है। इन दोनों कंडीशन के कारण जो साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन होते रहता है वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से, हॉल में, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैवी कर्टेंस, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये रिवर्बरेशन के कारण कोई भी साउंड क्लियर सुनाई नहीं देता है। एक स्पोक पर्सन है, क्या बोल रहा है वो कुछ भी समझ नहीं आता है, आवाज़ गूंजते रहती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस रिवर्बरेशन को कम किया जाए, और इसके कारण हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि वो साउंड को, जो एक्स्ट्रा साउंड है, जो इसको हम नॉइज़ भी कह सकते हैं, उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स एज इट रीचेज द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम। ठीक है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेंस प्रिवेंशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड एंड व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन।
लाउडनेस क्या है साउंड का? तो साउंड का लाउडनेस मतलब ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाउडनेस क्या है? साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, लाउडनेस मतलब क्या? एक साउंड कितनी जोर से आ रही है, कितना लाउड है ना, कितना लाउड है। अगर इस टेबल को स्ट्राइक किया जोर से, ज़्यादा एनर्जी दिया, ज़्यादा एनर्जी दिया मतलब क्या है कि इस मीडियम के पार्टिकल थोड़ा मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस किए। वही अगर धीरे से टैप किया मतलब क्या, इस समय जो वाइब्रेशन हुआ उस समय मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कम हुआ। जैसे अगर इन दोनों वेव को ड्रॉ किया जाए तो पहले केस में जब हमने ज़्यादा जोर से टैप किया, ज़्यादा एनर्जी लगाई, तो मीडियम के पार्टिकल ज़्यादा दूर डिस्प्लेस हुए अपने मीन पोजीशन से। ये अगर मीडियम के पार्टिकल का मीन पोजीशन है तो इससे कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ? पहले केस में ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है ना, ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन हुआ। दूसरे केस में जब हमने कम एनर्जी लगाई तो ये मीडियम के पार्टिकल मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेस किए। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही हमारा क्या बताता है? साउंड का लाउडनेस को बताता है या फिर सॉफ्टनेस को बताता है। यही क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइड, या फिर इस साइड या तो इस साइड, किसी भी साइड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। और वही क्या बताता है? एक साउंड के लाउडनेस को बताता है या फिर उसके सॉफ्टनेस को बताता है। तो जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो साउंड वेव उतनी ज़्यादा लाउड होगी। जैसे अगर इन दोनों साउंड वेव को कंपेयर करें, इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि इस एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड में A1 ज़्यादा है। कौन सा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? A1 ज़्यादा है A2 से। तो दोनों में से इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कहने का क्या मतलब कि ये साउंड ज़्यादा लाउड है, इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, इसकी लाउडनेस कम है। ठीक है, और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, इसके साथ ही ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे? अगर मान लो एक कमरे में आप इस वीडियो को सुन रहे हो और फिर इसी वीडियो को आप यहाँ पे प्ले करके दूसरे कमरे में सुन रहे हो, क्या हुआ? क्या दोनों जगह साउंड सेम सुनाई देती है? दोनों जगह इसका लाउडनेस सेम होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे डिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ साउंड ज़्यादा लाउड सुनाई देती है, ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। यही इस साउंड को हम यहाँ सुने, यहाँ पे प्ले हो रहा है और डिस्टेंस बढ़ा के दूसरे कमरे में सुन रहे हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण साउंड की लाउडनेस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा दूर, ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाती है, लाउडनेस कम हो जाती है। तो ये और किस पे डिपेंड किया? डिस्टेंस पे। इसके साथ साथ और किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल। जो मटेरियल वाइब्रेट हो रहा है ना वो कितने एरिया में हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है, साउंड जनरेट ही वाइब्रेशन से हो रहा है। जितना बड़ा एरिया होगा वाइब्रेटिंग मटेरियल का, जितना बड़ा एरिया होगा, जितने ज़्यादा दूर में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितने ज़्यादा एरिया में डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट होगा, वाइब्रेशन होगा, उतना साउंड का लाउडनेस ज़्यादा होगा, है ना। जितना बड़ा एरिया होगा, जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा दूर में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ क्या है? एरिया कम है, ये वाइब्रेटिंग मटेरियल का एरिया कम है। तो जितना ज़्यादा एरिया कवर होगा उतना ज़्यादा लाउड होगा साउंड। ठीक है, इसके साथ साथ और किस पे डिपेंड करती है? ईयर की सेंसिटिविटी पे भी, है ना। जैसे क्या है, एक ही म्यूज़िक जब सुन रहे होते हैं दो पर्सन, तो किसी को क्या है, लाउड सुनाई देता है, पर किसी को लाउड नहीं सुनाई देता है, थोड़ा कम सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों की हियरिंग सेंसेशन अलग है, डिफरेंट है। तो जितनी ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे इनके हियरिंग सेंसेशन पे, उतना ज़्यादा साउंड का लाउडनेस पे भी फ़र्क आएगा। किसी को ज़्यादा से लाउड सुनाई देगी, किसी को सॉफ्ट सुनाई देगा। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड किया, हम चारों पॉइंट को लिख लेते हैं। इसके 4 फैक्टर हो गए: एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल और सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग? अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग के लिए कैसे यूज होता है? तो हम क्या देखे थे कि जैसे कोई ट्यूब अगर स्ट्रेट है तो इसको अगर क्लीन करना हो, हम कैसे क्लीन करेंगे? कोई ब्रश के हेल्प से यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन डाल के कर सकते हैं, ईजिली क्लीन कर सकते हैं। वही अगर किसी इंजन में कोई पार्ट या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई पाइप है, वो स्पाइरल है, और यहाँ पे कहीं कोई ग्रीस या कोई फॉल्ट है या कोई डर्ट फंसा है, इसको कैसे क्लीन करेंगे? क्योंकि यहाँ तक तो कोई ब्रश भी नहीं आ सकता और सिंपल सॉल्यूशन डालने से भी ये क्लीन नहीं होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव पास करवाते हैं। ऐसे
अल्ट्रासाउंड वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या होता है, इस पार्ट से जब ये अल्ट्रासाउंड वेव पास करती है ना, तो इसके वाइब्रेशन के कारण ये जो डर्ट है, जो ग्रीज है, ये अपने वॉल से डिटैच हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है। अगर कोई बड़ा टुकड़ा है तो वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है और फिर वो वहाँ से पाइप से इजीली बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो अल्ट्रासाउंड है वो क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन मशीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस विच आर नॉट ईजिली एसेसिबल, जहाँ कि हम ईजिली एसेस नहीं कर सकते हैं ना, कोई ब्रश के हेल्प से, कोई सॉल्यूशन से नहीं एसेस कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव की क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वाइब्रेशन ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, इसको डिटैच कर देता है। यहाँ पे कोई डस्ट या ग्रीज है तो उसको अपने वॉल से डिटैच कर देता है, या बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता है, और फिर वो ईजिली एक एंड से बाहर आ जाती है ना। तो इस तरह से क्लीनिंग में इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की एक क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो मेटल ब्लॉक है और यहाँ कुछ डिटेक्टर लगे होते हैं। जब इस मेटल ब्लॉक से अल्ट्रासाउंड वेव पास कराई जाती है तो ये सीधे सीधे प्रोपेगेट करके बाहर निकल जाती है, और जब बाहर गई तो ये डिटेक्टर क्या करते हैं, इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पे कोई फॉल्ट है, कोई क्रैक है, तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ गई तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ के इस एंड से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये आगे गई या वापस आ गई, फिर से अल्ट्रासाउंड वेव गई, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर्स लगे हैं वो इस वेव को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जिस जगह पे डिटेक्ट नहीं कर पाए तो ये फाइंड आउट हो पाता है कि कौन से पोर्शन में फॉल्ट है, कौन से पोर्शन में फॉल्ट है, या क्रैक है या कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से एक मेटल ब्लॉक के अंदर कोई फॉल्ट, किसी डिफेक्ट को अल्ट्रासाउंड वेव के हेल्प से फाइंड आउट कर पाते हैं। क्योंकि क्या है, ये मेटल ब्लॉक्स इतने बड़े होते हैं कि इनको बाहर अगर कोई प्रॉब्लम है वो दिख जाता है, लेकिन उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखना, उसको फाइंड आउट कर पाना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ करते हैं। वाइल पासिंग थ्रू अ मेटल ब्लॉक, जब भी एक मेटल ब्लॉक से जब अल्ट्रासाउंड को पास करवाते हैं, देन अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्ट्स बैक आफ्टर फाइंड एनी स्मॉल डिफेक्ट इन द पाथ ऑफ ट्रैवलिंग। जिस पाथ से वो ट्रैवल कर रहा है उस पाथ में अगर उसको एक छोटा सा डिफेक्ट भी मिलता है तो वो वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और जहाँ ही वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उस पोर्शन में, उस पार्ट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, है ना। और इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि मेटल ब्लॉक में कहाँ पे डिफेक्ट है और किस तरह से अल्ट्रासाउंड वेव वहाँ पे यूज़ होता है उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने में। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट चैप्टर और उसके बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक बने रहें चैनल पे। थैंक यू।